वो यह है कि हम अपने विचारों को किस रूप में लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से रखें। लेकिन भाषाएं लोगों के अस्तित्व के साथ किस तरीके से जुड़ जाती हैं और भाषाएं किस तरीके से लोगों के अस्तित्व का, लोगों के आइडेंटिटी का एक अभिन्न अंग बनकर बन जाती हैं। ये जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें इस चीज के प्रचुर मात्रा में इस चीज के साक्ष्य मिलते हैं कि भाषाओं की वजह से यदि देश में एकता हुई है तो इन्हीं भाषाओं और सभ्यता और संस्कृतियों की वजह से कई देशों में विभाजन भी हुए हैं। यानी जब भाषा का मसला आता है तो भाषा बहुत संवेदनशील विषय होता है। तो भाषाएं अपने आप में, मैं ये मानता हूँ कि भाषाएं एक अपने आप में एक संस्कृति को सम्मिलित किए हुए चलती हैं। यानी भाषाएं मात्र अभिव्यक्ति का साधन नहीं होती हैं, बल्कि भाषाएं एक जीवन पद्धति होती है। यानी जब हमें यानी अगर हम किसी एक विशेष भाषा के बोलने वालों के साथ हम जब बातें करते हैं तो जो उनका खान पीन होता है, यानी उनकी जो संस्कृति होती है, जब वही चीज दूसरी भाषा के साथ जाते हैं तो वही चीज बदल जाती है। यानी इससे ये चीज साबित हो जाती है कि भाषा मात्र अभिव्यक्ति का साधन नहीं, अपितु भाषा जीवन पद्धति का नाम होता है। यानी भाषाएं बहुत संवेदनशील होती है, लेकिन हम भाषाओं के महत्व को समझने में थोड़ा सा असमर्थ हैं। यानी आज अगर हम हिंदी दिवस पर मैं ये कहूँ कि भारत के लोग वही हिंदी बोलना चाहता है जो अंग्रेजी नहीं जानता। हिंदी से किसी को या कोई भी जो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, कोई भी भारत में क्षेत्रीय भाषा है, अगर उसको कोई बोलता है तो अपने आप को उनके अंदर एक हीन भावना होती है, यानी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। अगर उसे एक अच्छी खासी वो अंग्रेजी बोल लेता है, अंग्रेजी में निपुण है, तो फिर उसके बाद वो अपनी भाषा को भूलने लगता है और कहीं ना कहीं उसे इस बात, उसके जहन में ये बात छुपी होती है कि जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जबकि ये एकदम से निराधार है। यानी जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो इसमें हमारी जो कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, सर्वप्रथम मैं यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि ना तो मैं किसी भाषा के विरोध में हूँ, यानी मुझे किसी भाषा से कोई विरोध नहीं। आप अंग्रेजी सीखें, रशियन सीखें, फ्रेंच सीखें, यानी कोई भी भाषा अगर हमारा बस चले तो हम 10 भाषा सीखें। भाषाएं सीखने से हमारे मस्तिष्क के अंदर एक नए तरीके से सोचने की क्षमता पैदा होती है। यानी जब हम कोई भाषा को सीखते हैं तो उसकी संस्कृति को हमारे आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं। यानी भाषाएं सिर्फ मात्र कुछ सिंबल्स नहीं होती हैं, बल्कि भाषाएं एक जीवन पद्धति को हम स्वीकार करते हैं और एक नए जीवन में और एक नई दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। भाषाओं का महत्व यह होता है। इसलिए मैं यहाँ पर ये कह देना स्पष्ट, मैं कह देना उचित समझता हूँ कि मैं किसी भी भाषा के विरोध में मैं नहीं कहने के लिए आया हूँ, बल्कि जिस तरीके से एक कॉलोनियल हिस्ट्री रही है हमारा, यानी एक उपनिवेशवादी मानसिकता हमारे अंदर आ चुकी है, वो यह है कि हम हमको अंग्रेजी को जैसे कुछ विषय होते हैं, यानी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उसकी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। यानी अगर हमें विज्ञान को सीखना है तो हमें अंग्रेजी को सीखना होगा, यानी बगैर अंग्रेजी के हम विज्ञान को उस निपुणता के साथ नहीं सीख सकते हैं जो एक अंग्रेजी जानने वाला विज्ञान को सीख सकता है। तो इस कारण हमें अंग्रेजी सीखने से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब हम ये कर देते हैं कि अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को उस पर, यानी भारत में रह करके अगर हम हिंदी न बोल पाए, भारत यानी तमिलनाडु के कोई क्षेत्र में रह करके यदि कोई तमिल भाषा का प्रयोग करे न कर पाए और वह अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होकर के तमिल भाषा का प्रयोग करे, तो कहीं फ्रांस में तो जाकर के तमिल बोलेगा नहीं। यानी किसी दूसरे देश में जाकर के उसको अपनी भाषा तो बोलनी नहीं है। यानी उस भूमि पर जहाँ पर उस भाषा का जन्म हुआ है, यदि हम वहाँ पर उस भाषा को बोलने में समर्थ नहीं है तो हम कहाँ पर समर्थ होंगे। तो इस हीन भावना से, इस उपनिवेशवादी मानसिकता से, इस कॉलोनियल थिंकिंग से हमें आजाद होकर
करके, हमें स्वच्छंद एवं स्वतंत्र होकर के एक नए शुरुआत की ओर हमें अग्रसर होना है। यानी हमें अपनी भाषा को त्यागना नहीं है, हमें अनेक भाषाओं को सीखना है। सीखने में लेकिन अब यहाँ पर यही बात, अब अगर कोई, ये कितनी बड़ी त्रासदी इस देश के लिए है, कितनी बड़ी इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि यदि कोई हिंदी में पिटीशन डालता है तो यहाँ पर जरूरत है कि वो अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन होता है। यानी जब से सुप्रीम कोर्ट हुआ, देश आजाद हुआ है, लगभग सभी जजमेंट, यानी जितने जजमेंट जो न्यायाधीशों ने दिए हैं वो अंग्रेजी में ही हुए हैं। ये त्रासदी में इस चीज को मानता हूँ। यानी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट होते हैं वो अंग्रेजी में ही दिए जाते हैं। यानी अगर कोई इस देश में और इस देश की भाषा को बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उस तरीके से नहीं समझ सकता है जो एक अंग्रेजी वाला समझ सकता है। यानी कहीं ना कहीं इस, हम हमेशा जो सांस्कृतिक मंचों से इस बात को बहुत बुलंद तरीके से कहा जाता है कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी है, हमें संस्कृत को ये बनाना है, वो बनाना है, लेकिन जब हम व्यवहारिक स्तर पर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारें और प्रशासन और इसमें जो तमाम चीजें, जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है, वो इसमें कतई नहीं शामिल है कि किस तरीके से इस देश की भाषा को गौरव बनाया जाए, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो सांस्कृतिक मंचों तक ही और वोट बटोरने का एक वोट बटोरने का मुद्दा बन जाता है। यानी जब कोई मंचों पर खड़ा होता है तो भाषाओं को बहुत नारे बुलंद करता है कि हम हिंदी को ये कर देंगे, अगर वो तमिलनाडु में है तो तमिल को कहेगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें ये चीजें नजर आती हैं कि कुछ विकास और इस भाषा को, हमें अपनी भाषा को किस रूप में आगे लेकर के जाना है, इस पर उनका कोई विशेष ध्यान नहीं होता। बल्कि अब यहाँ पर मैं एक चीज और, यदि मान लीजिए ये हमारी लिमिटेशंस भी होती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, वहां पर जो जजेस आते हैं वो डिफरेंट पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। कोई तमिलनाडु से है, कोई केरला से है, कोई तेलंगाना से है, तो हिंदी तो जानेगा नहीं, वो अपनी भाषाएं जानता है। हमारे पास ये मैकेनिज्म भी नहीं है कि हम उन जजमेंट को ट्रांसलेट कर सकें। यानी हम जो भारतीय संविधान में भाषाओं की एक 8वीं सूची में जो भाषाएं दी गई है उसमें उसका ट्रांसलेट हो और जो उस भाषा को बोलने वाले लोग हैं उस जजमेंट को समझ सके। यानी यदि आप अंग्रेजी के ट्रांसलेशन को जो पढ़ेंगे, ये जो जजमेंट होता है, तो समझने में इतनी कठिनाई होती है कि वो पता ही नहीं चलता, उससे आसान आपको अंग्रेजी में कुछ लगेगा। यानी हमारे पास यदि हम उसको हिंदी में, तो कम से कम हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए तो इस चीज का अनुवाद हम कर सकें, उस चीज को हम अनुवाद करके हम समझ सके और एक मैकेनिज्म हम डेवलप करें जो अनुवाद पर ध्यान दे और तमाम जजमेंट को अनुवाद करें। और यदि हम एक डॉक्टर जब नजर डालते हैं, चिकित्सक पर हम नजर डालते हैं, तो वहां पर भी हमें ये चीजें मिलती है तो अंग्रेजी पढ़ा हुआ होता है। यानी जब कोई बगैर जो अंग्रेजी नहीं जानता है तो वो जब डॉक्टर के यहाँ जाता है तो अपनी समस्याओं को ना कह पाता है जिस तरीके से उसे कहना चाहिए और न सामने वाला समझ ही पाता है। यानी ये त्रासदी जो है इस देश को खाई जा रही है और यह सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक मंचों से हुंकार भरने से नहीं होगा, बल्कि व्यवहारिक स्तर पर काम करने से होगा। यानी आप अंग्रेजी सीखते रहिए, लेकिन याद रखिए कि अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को मत छोड़िए। यानी अगर पाकिस्तान जब भारत के जब यहाँ पर पाकिस्तान, जब इंडिया का विभाजन हुआ तो 2 देश बनाए गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाया, एक पूर्वी पाकिस्तान बना। लेकिन ये विभाजन और ये देश जिसे हम आज पाकिस्तान कहते हैं वो अक्षुण्ण नहीं रह सका, क्योंकि यहाँ पर मसला भाषाओं का आ गया। यानी जब वहां पर लोग उर्दू भाषा को बंगालियों पर थोपने की कोशिश की गई तो बंगाल में विभाजन पैदा हो गया। यानी यदि वो भाषाएं विभाजन कर सकती हैं तो हमें यह जरूरी है कि भाषाओं को हम समझें और अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी कल्चर को समझें और हमें दूसरी चीजों को सीखने के अलावा हमें खुद अपनी भाषा को भी सीखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।